संपत सरल जी को सुनना चाहता। मैं चाहता हूं कि एक बार पूरा हवा में हाथ उठा के एक बार तालियां, जोरदार तालियां बजा दे। आपके बीच में आमंत्रित कर रहा हूं अंतर्राष्ट्रीय व्यंगकार संपत सरल जी, आपके बीच में एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। स्वागत सर। सबसे पहले तो जिस निमित्त हम यहाँ एकत्र हैं, आपके यशस्वी और लोकप्रिय जनप्रतिनिधि आदरणीय संजय शर्मा जी को मैं जन्मोत्सव की बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। वाह। इनका जो फैंस क्लब है, उन्होंने कितने मनोयोग से ये कार्यक्रम जुटाया। इसके पहले भी हमने गीत संगीत के कार्यक्रम देखे। मैं आप सबका आभारी हूँ कि आपने हम सब कवियों को भी याद किया। कवि लोग मजाक करते रहते हैं शर्मा जी, हमारे यहाँ देश में परंपरा है गालियाँ भी गा करके दी जाती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। रामेश्वर नीखरा जी भी यहाँ पधारे। मैंने उन्हें फ़ोन कर दिया था, वो उनकी मोहब्बत है कि मैं ज़रूर आऊँगा। विधायक महोदय का भी फ़ोन आ गया था। और किसी शायर का एक शेर भी है कि फूल मुरझाते हैं अल्फाज नहीं मुरझाते, दूर तक जाना है तो बुजुर्गों की दुआ ले जाओ। वाह 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 वाह। जो अग्रणी पीढ़ी है वो नयों को रास्ता दिखाती है, और नयों का जो जोश और उत्साह है वो आप लोगों को प्रेरित करता है। चीज़ें बदलेंगी, भरी हुई थाली थी खींच ली गई, लेकिन वो अंतिम क्षण नहीं था, फिर समय आएगा, वो फिर आएगा। मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय रामेश्वर नीखरा जी का। हम भारत जोड़ो यात्रा में भी 2 दिन तक बड़ा सत्संग किया हमने। मैं नीखरा जी यही कह रहा था, मैंने कहा निराशा का माहौल है लेकिन निरुत्साहित होना नहीं है, हिम्मत बना के रखनी है। हो के मायूस न आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं पर होगी। क्या बात है, क्या बात है। 8-9 साल से हम भी बोल रहे हैं, परिस्थितियां जैसी भी हो निरुत्साह के क्षण नहीं आने चाहिए। आज तो आपने कवि अच्छे बुलाए, समय का थोड़ा दबाव था तो कवि भी बेचारे क्या करें। हाँ, थोड़ा रहता है, देर से शुरू कर पाए। आप तो 5-7 मिनट में उगता गया, हमें तो हर रोज सुनना पड़ता है। और नम्रता जी ने देखो थोड़े से समय में भी क्या कारीगरी और कौशल से डॉक्टर अरुण पांडे के सवालों के जवाब दिए, और आप लोगों ने बड़ा आनंद लिया। ऐसे कवि हर रात हमें अच्छे मिलते नहीं। पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन में फंसा, कवियत्री ने सरस्वती वंदना की और बहुत बेसुरा गा रही थी। वंदना के बोल थे, माँ मुझे स्वर का ज्ञान दे। मैंने कहा भाई वंदना अपनी जगह है, मांग वाजिब है। लोग शिकायत करते हैं या पैसे टके की बातें की, वो मसला नहीं, वो हंसी मजाक की बात थी। मुझसे भी कहते हैं कि संपत सरल जी आपके 2-4 ऑडियो वीडियो क्या घूमे, आप पैसा बहुत लेने लग गए। मैंने कहा जी बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आने जाने का किराया और साथ के कवियों को सुनने का मेहनताना घटा दो तो बचता ही क्या है। क्या बात है। तो कवियों की बातों को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। मीडिया के लोग भी यहाँ बैठे होंगे, बैठे होंगे, ठीक है, उपस्थित तो रहते हैं, काम ठीक से नहीं करते। लेकिन ये शिकायत क्या क्षेत्रीय पत्रकारों से नहीं है, ये काम बहुत अच्छा संजोते हैं, लेकिन छपता वही है जो ऊपर का आदेश हो। कलम जेब में टांग दी, कैमरा कंधे पे लटका, हाथ पीछे बांध दिए, तो ये क्या करेंगे। अगर इनको छोड़ दिया जाए कि भाई जो कुछ लिखोगे, जो समाज की पीड़ा और करुणा आप देख के आते हो उसको लिखोगे तो कल परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन रहता है यहाँ का तो मुझे पता नहीं। नीखरा जी हमारे यहाँ अखबार 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं। शिकायत पत्रकार मित्रों से नहीं है, ये बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन क्या संपादक की कुर्सी पर मालिक ने ऐसे आदमी को बिठा दिया जिसके हाथ में चुंबक है और आदेश ये दे दिया कि देखना भैया घास में सुई नहीं चली जाए, तो ये भी कुछ नहीं कर सकते। हमारे यहाँ अखबार 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं, बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। क्या बात है। और रोज नए निकलते हैं। एक दिन तो अखबार के दफ्तर से 2 लोग आगे बोले, संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ। क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। 1 रुपए में 16 पेज। और जो मैंने जवाब दिया,
₹1 में 16 पेज। मैंने कहा भैया रुपया चाहे एक की जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाया कर। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे हैं। हाँ। तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोलो संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ, जी आपका अखबार कहाँ मिलता है? बोला जी हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। बढ़िया। और वो न्यूज चैनलों पे प्राइम टाइम देखते हो आप, जैसे किसी जमाने में अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे। 4 जन भैंसे आते हैं, एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। और तालियां आपकी अब उठेंगी, चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। वाह 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 वाह। जिस मीडिया को, मुख्य धारा की मीडिया को जनता के लिए मोमबत्ती होना था, वो सत्ता के लिए अगरबत्ती हो गया। वाह क्या बात है, क्या बात है, वाह। एक आदमी कदम ताल भी करता है तो मीडिया उसको मार्च पास्ट बताता है। लोग हमसे शिकायत करते हैं कि संपत सरल जी आप एक तरफा क्यों बोलते हो, बैलेंस किया करो। मैंने कहा जी बैलेंस करने के लिए ही तो एक तरफा बोलते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात। कोई तो बोले, कोई तो बोले। हाँ। लेकिन क्या, मुझे कई कहते हैं साहब आपको कोई धमकी, ट्रोलिंग इस तरह का कुछ होता है, मगर मेरे साथ नहीं होता। एक तो ये समस्या सोशल मीडिया की है, मैं उसका सदुपयोग नहीं करता, उस पर मेरे कोई अकाउंट वगैरह नहीं है जो दूसरों ने बना रखे। दूसरा क्या है कि अगर कोई जवाब भी देता है तो हम हंस के टाल देते हैं। आप लोग होमवर्क ले लेते हो, होमवर्क मत लो तो अगले को मिल जाएगा, सवाल का जवाब ही मत दो, जैसे मैं नहीं देता हूं। जब 2019 में फिर चुनाव आप, अच्छा एक तो क्या है निगरा जी, संजय शर्मा जी मेरी इमेज ऐसी बना दी जैसे मैं मोदी जी का विरोधी हूं। भाई 2014 के पहले आप लोगों के खिलाफ बोलते थे, किसी ने नहीं कहा कि क्यों बोलते हो। तो कभी तो अपना काम करेंगे ना, उसका तो काम है सिस्टम से, सत्ता से, व्यवस्था से सवाल करना। लेकिन मेरी इमेज ऐसी बना दी जैसे मैं मोदी जी का विरोधी हूं। मैं तो अगर सच में भी ये कह दूं कि मोदी जी विकास के दम पर दोबारा जीत के आए, तो भक्त लोग जूता निकालते हैं कि शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री के बारे में झूठ फैलाते हुए। क्या बात है। लेकिन मेरा क्या है संजय शर्मा जी, मैं होमवर्क नहीं लेता। आपकी टीम को भी बोलो सोशल मीडिया पे होमवर्क नहीं ले, वो इसीलिए बिठाए गए हैं। जिन्होंने बिठा रखा उनको होमवर्क कोई और देते, वो अपनी कीमत वसूल रहे। 2019 में चुनाव परिणाम आना शुरू हुए तो मेरे पास गुजरात से एक फोन आया, वो व्यंग्य करना चाहते थे, और सुनाओ क्या हाल चाल है। मतलब तुम इतनी आलोचना करते हो फिर भी बढ़त मिल रही है, सरकार इन्हीं की बनेगी, और सुनाओ क्या हाल चाल है। मैं होमवर्क लेता नहीं, ये हालचाल ठीक है और सुनाने का पैसा लेते हैं। बोले फिर जीत रहे मोदी जी। मैं कहा अच्छा हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है दादा। तो होमवर्क मत लो आप। वाह वाह वाह। कोई होमवर्क देता है और उससे होमवर्क न लो तो सामने वाले को मिल जाता है उल्टा। ये तरकीब अपनाओ आप। सच में एक दिन के एक इनकम टैक्स के अधिकारी ने मुझसे मजाक की, परिचित थे मेरे। बोले साहब सरकार के खिलाफ इतना तीखा बोलते हो, किसी दिन छापा वापा वाले भिजवा देंगे। मैंने कहा जी गबन के नाम पर एक हिंदी के लेखक के घर में लाइब्रेरी में प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा। और अगली बात जो मैंने कही उस पर तालियां बजाना। मैंने कहा फिर भी ऊपर के दबाव में जबरदस्ती फंसाओगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। बढ़िया है। जिस विरोधी को भ्रष्ट और अपराधी और जेल जाने की धमकी देते हैं, वही अगर भाजपा ज्वाइन कर ले तो उज्जवल वो उठता है। यही प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है। हाँ, तो आप जो है होमवर्क मत लो, हंस करके आनंद लो, चीजें बदलती हैं। क्या बात है, क्या ऐसा थोड़ी है। मारीच जैसे मायावी नहीं टिके तो कौन, हम तो साधारण मनुष्य हैं। वाह 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 वाह। हम तो साधारण, ऐसा नहीं है। एक समय होता है। एक लघु कथा मैं आपको सुनाता हूं। स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज मैंने राहुल गांधी जी की सभा में सुनाई थी, लेकिन समय का इतना दबाव था कि बहुत जल्दी जल्दी पढ़नी पड़ी। आज आप तसल्ली से सुनो, निकरा जी उस दिन मंच पे थे, आज आप सुनो। ब्रेकिंग न्यूज।
आत्मनिर्भर नामक राज्य में डिजिटल क्रांति भले ही होने को थी, पर न्यूज क्रांति हो चुकी थी। न्यूज चैनल खबरें तलाशते नहीं गढ़ते थे और देते नहीं फैलाते थे। ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी। अब कथा यहां से शुरू होती है। एक दिन ज्यों ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला, त्यों ही एक न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज दागी, राजा नहाया। अब एक एक चैनल पर तालियां बढ़ाते जाना। राजा नहाया। दूसरे न्यूज चैनल ने खुशी जाहिर की, राजा आज भी नहाया। तीसरे न्यूज चैनल ने अटकलें लगाई, राजा क्यों नहाया। चौथे न्यूज चैनल ने नई जानकारी दी, राजा पहली बार नहाया। पांचवें न्यूज चैनल ने आत्मनिर्भरता की पुष्टि की, राजा खुद नहाया। और अगली बात पर भरपूर तालियां उठेंगी। छठे न्यूज चैनल ने रहस्योद्घाटन किया, राजा पानी से नहाया। क्या बात है, क्या बात है। सातवें न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में गर्मी भरी, राजा गर्म पानी से नहाया। आठवें न्यूज चैनल ने स्थिति और साफ की, राजा साफ पानी से नहाया। नौवें न्यूज चैनल ने गुप्त जानकारी दी, राजा स्नान घर से नहाया। और अंतिम है 10वें न्यूज चैनल ने राहत भरी ब्रेकिंग न्यूज चलाई, राजा आज तो नहाया। वाह, बात ऐसे भी की जा सकती है। ये समय ऐसा है। एक तो देखो डिजिटल क्रांति क्या जबरदस्त हुई है। सन्यासी व्यापार कर रहे हैं और व्यापारी सन्यास की सोच रहे हैं। वाह। आदमी न सिर्फ 1 करोड़ का लोन 59 मिनट में ले सकता है, बल्कि 59 करोड़ का लोन लेकर के 1 मिनट में भाग भी सकता है। क्या बात है। कोई आदमी कुछ भी बिजनेस करे, व्यापार इतना आसान हो गया कि पूछो मत। मैं तो पिछले दिनों दवा की दुकान पे गया। दरअसल तबीयत खराब नहीं थी, एक्सपायरी डेट की दवाइयों पे डिस्काउंट चल रहा था। वहां जाकर के पता लगा कि आज धनतेरस है। दुकानदार मेरा मित्र था, उसने मजाक कर ली, आप देखना मेक इन इंडिया, क्या डिजिटल इंडिया है। बोलो संपत सरल जी आज भी बीमार पड़ गए क्या। मैंने कहा दरअसल तबीयत खराब नहीं है, आज 2 कारण से आया हूं। एक तो धनतेरस है तो कुछ ना कुछ खरीदने का रिवाज है। दूसरा आज के दिन बाजार में आप ही क्या सबसे कम भीड़ थी। तो वो भी मजाक पे उतर गया, बोले यार ठीक करे। दूसरे दुकानदारों की बिक्री देख करके मैं भी सोच रहा था एक दिन के लिए दवा की दुकान के आगे थोड़े बर्तन लगा लेते तो हम भी 2 पैसे ठीक से कमा लेते। वो 10 दुकान छोड़ करके सिंह साहब है मेडिकल वाले, और समापन पर आनंद लेना। 10 दुकान छोड़ करके सिंह साहब है मेडिकल वाले, वो तो दीपावली पे पटाखे बेचते हैं। मैंने कहा दीपावली पे पटाखे, उनके पास पटाखे बेचने का लाइसेंस है क्या। बोलो लाइसेंस ही पटाखे बेचने का है, बिना लाइसेंस के तो वो दवाइयां बेच रहे। क्या बात है, क्या बात है। और देखो संजय शर्मा जी की मोहब्बत में, उनके स्नेह भाव में बहुत लोग सह परिवार भी आए हैं, ये भी मुझे अच्छा लग रहा है। और शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा भी करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। महिलाओं को लेकर के कवियत्री ने और काफी नोक झोंक की। देखो स्त्री शक्ति है, उसको हल्के में मत लिया करो। महिला का त्याग पुरुष से कई गुना बड़ा है। निखरा जी, वो पति ने डींग हाँकते हुए कहा मेरा बड़प्पन देख जो तेरे से बिना देखे शादी कर ली। पत्नी बोली मेरी भी हिम्मत देख जो तेरे को देखने के बाद भी मना नहीं किया। क्या बात है। तो जो माताएं बहनें आई हैं उन सबका भी आशीर्वाद और स्नेह भाव आप लोगों के साथ है। क्या नोक झोंक थी उनकी। जो मूल मुद्दे हैं उनकी तरफ ध्यान होना चाहिए। मध्य प्रदेश में एक व्यापम हुआ, आप व्यापम समझे नहीं होंगे, मैं समझाता हूं आपको। स्वागत है दादा। आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा 5वां, वेतन छठे ने उठाया और पेंशन हुई 7वें की। अब आपकी मोहब्बत मिलेगी, जबकि 7वें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया था। वाह। जमाना बड़ी चैन से सो रहा है, जो होता था पहले वही हो रहा है। वाह। लेकिन अब एजेंसियों का दुरुपयोग है, सत्ता की ताकत है। आप लोग देख रहे होंगे ऐसे समय में एक गैर जिम्मेदार जमात पूरी पैदा हो गई
जैसे ये पता नहीं नागरिकता बोध क्या है, प्रजातंत्र क्या है, संविधान क्या है। मुझे महाभारत एक नाटक लिखा धर्मवीर भारती ने, अंधा युग, बड़ी मार्के की बात लिखी उन्होंने, कब सोचा होगा। उस अंधा युग में एक दृश्य है, संजय शर्मा जी धृतराष्ट्र और गांधारी महल में बैठे, युद्ध का अंतिम दिन है 18वां, दोपहर के आसपास का समय है, दोनों इंतजार कर रहे हैं धृतराष्ट्र और गांधारी की। संजय युद्ध के मैदान से आए तो पता लगे दुर्योधन जीवित है या मारा गया। 2 प्रहरी पहरा दे रहे हैं। वर्तमान भारत की स्थिति देखना, 2 प्रहरी पहरा दे रहे हैं, एक का सवाल और दूसरे का जवाब। अगर आपको वर्तमान हिंदुस्तान समझ में नहीं आए तो मैं चुनौती देता हूं आपको। जैसे ही देखते दोनों पहरा दे रहे हैं प्रहरी, अचानक सन्नाटा गिरता है और अंधकार बढ़ने लगता है। तो एक प्रहरी ने दूसरे से कहा, यह अंधकार कैसे बढ़ रहा है, जरा देखना। तो दूसरे प्रहरी ने कहा, अंधे राजा की प्रजा कहां तक देखे। वाह 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 वाह। तो जो चीजें होती हैं वो कहीं और से संचालित हैं, समय की अपनी सीमाएं हैं। एक रचना मैं आपको और सुनाता हूं, स्वागत है दादा। एक लघु कथा और सुन ले आप। तमाशेबाज राजा, ये बड़ा नाटक था, उसका मैंने सार लिखा 5-6 पंक्तियों में, फिर एक रचना सुनाएंगे आपको। तमाशेबाज राजा, राजा छटा हुआ तमाशेबाज था। वह अपनी प्रजा के मनोविज्ञान से अवगत था कि अमीर गरीब ज्ञानी अज्ञानी कोई हो, सब तमाशा घुस के देखते हैं। उसे पता था कि तमाशेबाजी से एक बार प्रजा के सम्मोहित होते ही राजा प्रजा में सदा के लिए ऐसी ट्यूनिंग बन जाती है कि राजा सिर पीटने की बात भी कहे तो प्रजा तालियां पीटने लगती है। वाह 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 वाह। राजा ने सुशासन के लिए तमाशाई शैली अपनाई। कथा यहां से शुरू होती है। प्रजा ने साफ पानी के लिए आवाज उठाई, राजा ने बहती नदी पर हवाई जहाज तैरा दिया। खाली हाथों ने काम मांगा, राजा अपने हाथ पीछे बांध रस्सी से लटकी जलेबियां खाने को उछलने लगा। बस्ती में आग लग गई, राजा ने आग लगे गोल चक्कर में से आर पार कूदना शुरू कर दिया। प्रजा ने मुद्रास्फीति और मुद्रा अवमूल्यन की ओर ध्यान देने को कहा। राजा गुफा में ध्यान की मुद्रा बनाकर बैठ गया। वाह 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 वाह। नागरिक बोले, यातायात के साधन मुहैया कराओ। राजा मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने लगा। जनता ने स्कूल अस्पताल के लिए आंदोलन किया। राजा ने पड़ोसी राज्य के आक्रमण का भय दिखाकर खाली बोतल में रख रख कर रॉकेट छोड़ने शुरू कर दिए। प्रजा काम की बात पूछती, राजा मन की बात करने लगता। वाह वाह। और समापन देखना, समस्या का निदान भी है इसमें। जो हो, तमाम तमाशेबाजी के बावजूद राजा को यह एहसास जरूर था कि तमाशेबाजी की अपनी खूबी है तो खामी भी यह है। तालियों से बताना, खामी भी है, खूबी यह है कि तमाशा दिखाने से प्रजा मूल मुद्दा भूल जाती है, और खामी यह है कि हर बार नया दिखाना पड़ता है। वाह 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 वाह। क्या तो बात, चिंता क्या की बात। करने की जरूरत नहीं है। थकेगा तो वो ना जो तेज दौड़ रहा है। धीरे धीरे चलो भाई। क्या है, एक पटकथा लिखी हुई है। 2 चीजें हैं, बाजार और बाजारवाद। इसमें राजनीति का उतना दोष मैं नहीं मानता। बाजार हर युग की जरूरत है। दोनों में अंतर यह है, बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना, बाजारवाद का मतलब है चीजें बना करके जरूरत पैदा करना। क्या बात है, क्या बात है। तो पूरी दुनिया में चीजें पहले बना ली, और जिन्होंने दवा बाद में बनाई, हथियार बाद में बनाए, उन्होंने अपने अपने लोग कुर्सियों पर बिठा रखे। जिन दिन उनके उद्देश्य पूरे हो जाएंगे वो उनको चलता कर देंगे। पूरी दुनिया का नजारा देखो, चाहे वो अमेरिका हो, पुतिन हो, जिनपिंग हो, एर्दोगन हो, बोल्सोनारो हो, वहां वाले हो, यहाँ वाले हो, लोगों को लगता है, प्रजा को लगता है राजा का चुनाव वो करती हैं, जबकि 10-12 मल्टीनेशनल कंपनियां मिलकर के जिसमें चाबी भर देती है वो खिलौना चल पड़ता है। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। इससे अधिक अपमानजनक कोई वक्तव्य नहीं हो सकता था किसी नेता का कि चीन की जो इकोनॉमी है वो हमसे बड़ी भारी है, बड़ी है, इसलिए हम उससे लड़कर कैसे जीत सकते हैं। ये एक मनोबल तोड़ने वाला वक्तव्य था। ये बाजार का खेल है सारा। कौन क्या पढ़ेगा, क्या सोचेगा, ये भी कहीं और से तय हो रहा है। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह इसलिए पाठ्यक्रम से हटा दी जाती है कि अगर आज भी गांव में मेले लगेंगे और हामिद अगर दादी के लिए चिमटा मेले से खरीदेगा तो मल्टीनेशनल कंपनियों के ब्रांडेड चिमटे ऑनलाइन कैसे बिकेंगे। वाह वाह।
लेकिन समय ऐसा है ना कि घर में घुस गई मल्टीनेशनल और सवाल उठाओ तो एंटी नेशनल। क्या बात है, क्या तो बात उस है, क्या बात चुनौती है। से ये कवि लोग ही लड़ते हैं। समय की अपनी सीमा है। एक रचना मैं आपको सुना देता हूं। स्वागत है दादा। मैं पुनः आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। विसंगतियों से व्यंग पैदा होता है, हाँ। वरना एक जमाना ऐसा था जब मैं भी एकता जी प्यार प्रेम की कविताएं लिखता था, जब तक अकलदार नहीं निकली थी। उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते हैं तो मैं 5-7 गजलें लिख मारता था। वाह, क्या बात है। भले ही वो उबासी मुझको देख करके ले रही होती थी। अरे इन्होंने भले ही कुछ भी नोक झोंक की, एक निवेदन कर दूं, हाँ। ये सारा मामला शादी होने तक है। ब्याह होते ही प्यार का मलेरिया उतर जाता है। जैसे ही ब्याह की कुनेन खाई, प्यार का मलेरिया गायब। हाँ। मेरे एक मित्र ने प्रेम विवाह किया। प्यार के दौरान जिस लड़की के साथ जो कंकर झील में फेंके थे, शादी के बाद दाल में निकल रहे हैं। और तालियां तो इस बात पर बजाओगे, जिस लड़की को लेकर भागा था अब उसको देखते ही भागता है। क्या बात है, वाह। शादी के 3 दिन बाद मिला। मैंने कहा नया नया प्रेम विवाह किया, पत्नी को लेकर सिनेमा जा, सैर सपाटा करके मंदिर मंदिर भटकता है। बोले भाई साहब सुना है जोड़े ईश्वर बनाता है, बस उसी को ढूंढना है। ये वो त्याग और समर्पण का काम है। प्यार मोहब्बत में आदमी को अपना कैरियर तक दांव पर लगाना पड़ता है। मैं ऐसे कई लड़कों को जानता हूं जो कॉलेज के जमाने में मेरे साथ पढ़ते थे, हाँ। जिन्होंने अपने बाप की गाड़ी कमाई से प्रेमिकाओं को जलेबी खिलाई, आजकल शहर के नामी हलवाई बने हुए। और मेरे मित्र का त्याग तो प्रेम के मामले में बुद्ध से भी बड़ा है। बुद्ध हाँ। अपनी पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़कर चले गए थे। वो रोज रात को इंतजार करता है कि लुगाई सोए तो घर में घुसूं। और देखो मैं तो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था। हाँ। भारतीय भाषाओं की स्थिति देखो, हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था, इसलिए मुझसे तो कौन प्रेम करती भाई, मरते हुए पे कौन मरेगा। हाँ। लेकिन मेरे साथ 2 चीजें ठीक थी। एक तो साहित्य का विद्यार्थी था तो भाषा अच्छी थी, दूसरा मैंने ट्रकों से शेरो शायरी उतार रखी थी। तो प्रेम करने वाले मुझसे प्रेम पत्र लिखवाते थे। हाँ। और मैं जिसके प्रेम पत्र लिख देता था उसके 2 नतीजे जरूर निकलते थे। या तो उसकी शादी हो जाती थी या फिर वो पिटता था। हालांकि बात एक ही है। वाह। आज भी कई मिलते हैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जो मेरे प्रेम पत्रों की वजह से बह गए। मुझे देखते ही दांत पीसते हैं कि नालायक जॉर्ज बुश एक अच्छी खासी अमेरिकी फौज को इराक में उलझा दिया। हिंदुस्तानी आदमी आमदन तो छोड़ो, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आता है, उस दिन तक सुख से प्रेम नहीं कर सकते। हाँ। 14 फरवरी को श्री राम सेना वाले तो ये कह देते हैं कि जो भी प्रेम करता हुआ मिला उसको पीटेंगे। और सरकार पुलिस को ये कह देती कि देखो इस दिन कोई प्रेम से वंचित नहीं रह जाए। जो प्रेम करते हुए मिलते हैं उनको तो श्री राम सेना वाले पीटते हैं, जो नहीं करते उनको पुलिस वाले पीटते हैं। ये वैलेंटाइन डे वगैरह है क्या? मेरे ख्याल से वैलेंटाइन डे एक सोने का हिरण है, हाँ। जिसे बाजार के जंगल में उन कंपनियों ने छोड़ रखा है जो धनुष बाण का बिजनेस करती है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। कबीर को, सूर को, तुलसी को, मीरा को पढ़ो तो पता लगे प्रेम दर्शन का विषय, प्रदर्शन का विषय। वाह 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 वाह, क्या बात है। जिन नौजवानों के कंधों पर चुनौतियां हैं, देश की, समाज की, परिवार की, कैरियर की, दोस्तों एक निवेदन कर दूं, कोई प्यार मोहब्बत जैसी बात नहीं। सब ये मीडिया, सोशल मीडिया का खेल है। समय बदल गया, समा का स्थान ट्यूबलाइट ने ले लिया। परवाना जलने की गरज से जाती है तो छिपकली खा जाती है। वाह 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 वाह, क्या तो जो बात है। नागरिकता बोध है वो जरूर अपने सिस्टम से सवाल जरूर करो, अपनी सत्ता व्यवस्था से, जनप्रतिनिधि से सवाल जरूर करो, भले वो किसी भी पार्टी के। लेकिन आप लोगों की एक आदत मुझे अच्छी नहीं लगी, आपने प्रधानमंत्री की डिग्री पे सवाल उठाया। भाई जब सैटेलाइट लॉन्च होकर के अपनी कक्षा में स्थापित हो गया और धरती के चक्कर काट रहा, फिर क्यों डिजाइन पे बहस कर रहे? जिंदाबाद। हालांकि बाद में उनकी पार्टी के 2 बड़े नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री की डिग्रियां दिखाई। तब जाकर के इन विरोधियों के मुंह बंद हुए कि हमारे प्रधानमंत्री ने न सिर्फ MA कर रखा बल्कि BA भी कर रखा है। और आज ये कह रहे थे अरुण पांडे, बोलो क्यों भाई साहब, जब प्रधानमंत्री इतने पढ़े लिखे हैं तो मैट्रिक भी करी रखी होगी। आप लोग जल्दी गर्म हो जाते हो। हम कवि लोग चीजें समझते हैं। जैसे कहते हैं कि साहब पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट, लोग लाल किले से भी झूठ बोल रहे। तो एक बड़े उर्दू के हाशिम के राइटर हुए
भारतीय मूल के थे, पाकिस्तान चले गए, मुश्ताक अहमद यूसुफी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट, लाल किले से भी झूठ बोला जा रहा। तो उन्होंने कहा कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों जानते हो कि ये झूठ है, तो ये गुनाह नहीं है। तो सब जानते ही हैं। मैं एक रचना आप लोगों को सुना देता हूं। ये धर्मांधता, ये राष्ट्रवाद, ये रास्ते कहीं नहीं ले जाएंगे। देशभक्ति और राष्ट्रवाद में अंतर है। देशभक्ति भीतर से पैदा होती है, राष्ट्रवाद ऊपर से थोपा जाता है। वाह 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 वाह। और हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं। वाह। जिन्होंने एक बार दुनिया को मुश्किल में डाला वो भी वही राष्ट्रवादी थे। तो देश प्रेम की बात करो, देशभक्ति की बात करो, राष्ट्रवाद को किनारे रखो, मानवतावादी हो। एक रचना मैं आपको सुनाता हूं, इजाजत हो तो दो सुना दूंगा, कोई बात नहीं। स्वागत है दादा। ये सब आपने YouTube पे वैसे सुन रखी है, लेकिन लाइव आमने सामने सुनने का आनंद अलग है। और जड़े गुणीजन बैठे हो और खुशी का अवसर हो तो सुनाने का मुझे भी आनंद आता है। शीर्षक सुनकर के आप आनंदित हो जाएंगे। बात ऐसे भी कही जा सकती है, मन की बात। कोई कुछ भी बात करे, बात कुल दो ही प्रकार की होती है, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात। यूं तो बात काम की हो या मन की होती, दोनों बात ही हैं, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि काम की बात में मन नहीं होता और मन की बात में काम। असल में तो मन की बात की ही इसलिए जाती है ताकि काम की बात नहीं करनी पड़े। वाह 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 वाह। मन की बात कुछ कुछ वैसी ही होती है जैसे सदैव 2 व्हीलर चलाते रहने वाले के कभी 4 व्हीलर हाथ लग जाए तो वह खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाते हुए चलता है। मन की बात एक तरफा होती है, जैसे देवता वगैरह मूड आने पर आकाशवाणी कर दिया करते थे। मन की बात एक प्रकार का मौखिक प्रसाद होती है, जिसे पाने के लिए भक्तों को हाथों के बजाय कान फैलाने होते हैं। मन की बात बिना विषय की होती है, क्योंकि वह मन की बात होती है। यदि भूले भटके मन की बात किसी विषय पर आ भी जाए तो भी कोई माई का लाल अंत तक नहीं पकड़ सकता कि मन की बात आखिर हो किस विषय पर रही है। काम की बात अपने काम से काम रखती है, जबकि मन की बात का प्रचार करना पड़ता है कि फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर मन की बात होगी। पता लगते ही मन की बात को ही काम की बात मानने वाले उछल पड़ते हैं कि वाह मजा आ गया, फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर काम की बात होगी। काम की बात सुनी न जाए तो अच्छी खासी काम की बात भी मन की बात होकर रह जाती है, जबकि मन की बात को सुनने वाले मिल जाएं तो बात कोरी मन की बात होने के बावजूद बड़े काम की बात बन जाती है। और अब मार्के का व्यंग देखें आप, वैसे सुनने वाले न मिले तो मन की बात दीवारों से भी की जा सकती है, क्योंकि मन की बात करने वाले ने सुन रखा होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। और तालियां तो आपकी अब बजेंगी, दीवारों के भी कान होते हैं, बल्कि वह तो यह तक मानकर चलता है कि जिनके कान होते हैं वे दीवार ही होते हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद दादा। मन की बात अक्सर शुरू यहां से होती है, भाइयों और बहनों। बस इतना सुनते ही मन की बात के मुरीद भाई बहन सांस रोककर मन की बात ऐसे सुनने लगते हैं मानो सुनने के लिए जिंदगी में अब सिर्फ यही काम की बात बची है। काम की बात करने से बचने की एकमात्र तरकीब है कि तुरंत मन की बात शुरू कर दी जाए। यह अलग बात है कि लगातार मन की बात करते रहने वाले से फिर लोग उम्मीद भी नहीं रखते कि वह जिंदगी में कभी कोई काम की बात भी करेगा। मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है। समापन करता हूं, फिर एक बढ़िया रचना और सुना देंगे। मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है, जैसे रतन नल पर चल, रतन झटपट चल, रतन झटपट नल पर चल। ऐसी मजेदार मन की बात का नतीजा भी मजेदार निकलता है। सुनने वाले प्रेरित हो, खुद को रतन मानकर उठते हैं, मटका बाल्टी उठाते हैं और न सिर्फ नल की ओर चलते हैं बल्कि नल की ओर झटपट चलते हैं। वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं कि हाय, तालियां उठाना। वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं कि हाय, नल से तो पानी नहीं हवा निकल रही है, अर्थात नल तो कमबख्त खुद मन की बात कर रहा है।
बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, वाह, 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 वाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। वाह, क्या व्यंग्य दादा, वाह। श्रोताओं के इस रिएक्शन से प्रभावित होकर मन की बात करने वाला तुरंत अपनी अगली मन की बात शुरू कर डालता है। रतन घर पर चल, चल। रतन झटपट चल, रतन झटपट घर पर चल। मन की बात करने वाला अनजाने में भी काम की बात नहीं करता। वह जानता है कि काम की बात करने से सब काम में लग जाएंगे, तो फिर मन की बात कौन सुनेगा। सुनेगा। वाह वाह वाह। अतः अंत में मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि कोई कुछ भी बात करे, बात कुल दो ही प्रकार की होती है, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात। वाह 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 वाह। चीजें बदल जाएंगी, ऐसा नहीं है। रॉन्ग साइड से ओवरटेक करके कितना सेफ चल लेंगे। हाँ, देखो, पटकथा किसी और ने लिखी है, उसके हिसाब से अभिनय करना पड़ेगा। और हर चीज की संजय शर्मा जी, नीकरा जी, एक टाइमिंग होती है। आप ये बताओ कि गब्बर सिंह अगर शुरू में निपट जाता तो शोले थोड़ी 3.5 घंटे चलती। क्या बात है, क्या बात है। तो जिस दिन स्क्रिप्ट पूरी हो जाएगी उस दिन अभिनय खत्म हो जाएगा, हाँ, कहानी खत्म हो जाएगी। तो उम्मीद करो ये चीजें भी होनी चाहिए, वरना उन अपने को कैसे पता लगता है कि ऐसा दौर भी होता है। जिन्होंने आजादी की लड़ाई नहीं देखी वो गुलामी की प्रक्रिया देख ले। हाँ। अंतिम रचना सुना दे। स्वागत है दादा। हम सोशल मीडिया के दौर में हैं। हाँ, ये चीजें मैंने राहुल जी से भी की यात्रा के दौरान। उन्होंने कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं की, उन्होंने सुना ज्यादा, मैं ज्यादा बोला। टैगोर पे, गांधी पे, प्रेमचंद पे, बुद्ध पे, महावीर पे, ऐसी फिलोसफी की बातें हुई। इतने परिपक्व है राहुल गांधी जी। ये तो सब लोग करते रहते हैं, उन चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारी माताजी एक कहावत कहती थी कि बेटा सोने के कभी जंग नहीं लगती। वाह 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 वाह। आलोचनाएं तो आपको सुधारती है, मांझती है। सुनिए, स्वागत है। हम सोशल मीडिया के दौर में, आज की शाम संजय शर्मा जी आपके नाम, नीकरा जी की उपस्थिति। वाह। पुराना जो समय था उसमें सुविधाएं कम थी, सुख बहुत था। जीवन में चुनौतियां और संघर्ष थे तो रोमांच भी बहुत था। कहते हैं कि साहब बहुत बदलाव आ गया। हम भी मानते हैं चीजें बदली हैं, लेकिन हमने कीमत ज्यादा दे दी। हाँ, एक्सप्रेस हाईवे से 10 किलोमीटर नीचे उतरो, हिंदुस्तान आज भी वही। हाँ, ये दावे कर रहे हैं कि हमने ऐसा बदल दिया, वैसा बदल दिया। जो ग्रामीण परिवेश है, जैसे घूम घूम करके जो राहुल गांधी जी ने देखा है, भारत जोड़ो यात्रा में आप इतने लोग चले और गंवई गांव का जीवन जीते हो, आपको पता है चुनौतियां और संघर्ष क्या होते हैं। एक तो आवारा पूंजीवाद, ऊपर से बेकाबू टेक्नोलॉजी, तो चीजें ज्यादा बिगड़ गई। वहीं से देखिए, वे भी क्या दिन थे। हालांकि तकनीक के अपने फायदे भी हैं। ये पांडे जी आज होटल में कह रहे थे, बोले देखो भाई साहब कितना खराबा जमाना आ गया। एक टाइम ऐसा था, मैं बाजार में 5 रुपए लेके निकलता था और घंटा भर में बोरा भर के सामान ले आता था। मैंने कहा पांडे जी अब ये संभव नहीं है, क्योंकि हर दुकान में सीसीटीवी कैमरे लग गए। तो चीजें तो बदली है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये शिक्षा जो है ना आज की, ये आदमी को समझदार नहीं बनाती, चालाक बनाती। क्या बात है, क्या बात है। सफल वो जिस पे पैसा है, पहला ऐसा नहीं था। देखिए, स्वागत है दादा। प्रधानमंत्री ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। क्या कपड़े बदलते हैं साहब। मतलब 2 नदियों में अलग अलग नहाने पे 2 ड्रेस अलग पहनो तो भी समझ में आता है। वो तो जिस कपड़े को पहन करके डुबकी लगाते हैं एक नदी में, निकलते समय दूसरा होता है। गजब कर दिया। वे भी क्या दिन थे। लेकिन आनंद लो, आप हंस के टाला करो, ऐसी चीजों पे ज्यादा नोटिस मत लो। वे भी क्या दिन थे, पहली पंक्ति से पकड़ना। वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एकाध के पास होती थी और समय सबके पास था। वाह 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 वाह। जीवन में थोड़ा ठहराव होना चाहिए। एक होता विहंगावलोकन, एक होता सिंहावलोकन। विहंगावलोकन कहते हैं जब उड़ते हुए पक्षी धरती को देखते हैं, सरसरी दृष्टि से देखा और निकल लिए। एक सिंहावलोकन होता है, जैसे जंगल में सिंह रुकता है, गर्दन मरोड़ता है और पूरे का मौका मुआवजा बड़ी गंभीरता से करता है। तो यह सिंहावलोकन का समय है। ऐसे सरसरी दृष्टि से मत देखो किन्हीं चीजों को।
वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। और अब आपकी मोहब्बत मिलेगी, आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5000 दोस्तों और परिवार में बोलचाल बंद है। वाह 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 वाह, क्या कहना, वाह क्या बात ये है, कवियों जिंदाबाद। ने पैसे की लेकर के मजाक वाह की। जिंदाबाद। अच्छी बात है, आप लोग 2 पैसा देते हो, हम कवियों के घर चलते हैं। बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, साधन सुविधा का जीवन जीते हैं, उसके बावजूद इस अंधेरे समय में यही एक ऐसा दिया है जो थोड़ा टिमटिमा रहा है। वाह वाह वाह। उसके बावजूद मुझे 35 साल हो गए, कवि सम्मेलन मिशन है, धंधा नहीं है। हाँ, हमारी कोशिश रहती है मोबाइल, इंटरनेट, मीडिया, सोशल मीडिया में उलझी पीढ़ी शब्दों से मोहब्बत करे, किताबों की तरफ लौटे, बुजुर्गों का सानिध्य हासिल करे। दोस्तों, एक निवेदन कर दूं, दुनिया की कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, उजाला बनाया जा सकता, धूप नहीं बनाई जा सकती। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है। पुराने समय के विरोधाभास देखें, तब मोबाइल तो क्या लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था। हाँ। अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था। खान पान शुद्ध था और यादाश्त अच्छी थी। हर व्यक्ति को 7-7 पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी और गाली गलौच होने पर दूसरों की भी। दूसरों को भी। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। वाह। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और 1 कमरे का स्कूल हुआ करता था। आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे। क्या बात है, क्या बात है। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था, क्योंकि हम विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था, जैसे आप अपनी मातृभाषा बोलते हैं, बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी, और अब की बार आप तालियां रोक नहीं पाएंगे, मेरा दावा है। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती थी। क्या बात है, क्या बात है। कई प्रकार के खेल कूद थे। अब आप राजनीति पर भी सटायर सुनो। हाँ। कई प्रकार के खेल कूद थे। अब तो बच्चे गेम के नाम पर वीडियो गेम खेलते। बच्चे भी क्या करें, खो खो, कुश्ती और कबड्डी तो संसद विधानसभाओं में चले गए। वाह। बाकी खेलों को क्रिकेट ने बाउंड्री लाइन से बाहर कर दिया। जो चैनल खोलो क्रिकेट, जो चैनल खोलो क्रिकेट। एक दिन तो मैं भी टाइम पास के लिए देख रहा था, तो कमेंटेटर ने बड़ी ऊंची फेंकी कि जब से धवन और कोहली ने मूछें रखी हैं, तब से धुआंधार परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे उस दिन समझ में आई कि दुनिया में महिला क्रिकेट क्यों पिछड़ा हुआ है। पुराना समय याद करो। हालांकि क्रिकेट तब भी खेला जाता था। बैट का मालिक बैटिंग करता था और बॉल का मालिक बॉलिंग। फील्डर भी यही 2 होते थे। बैट टच न होने पर फेंकी हुई गेंद फेंकने वाले को लानी पड़ती थी। एक ओवर कुल कितनी गेंदों का होगा, यह गेंद का मालिक तय करता था। बल्लेबाज पहले गेंद पीटता था, फिर मूड के अनुसार भागकर या चलकर रन बनाता था, तत्पश्चात गेंद लाता था। अब आपकी मोहब्बत मिलेगी। ऐसा भी होता रहता था कि बल्लेबाज की दिन भर गेंद लाने की इच्छा नहीं रहती थी और वह दिन भर रन ही बनाता रहता था। जैसा मैंने बताया, हम आवारा पूंजीवाद के दौर में जी रहे हैं। अब व्यंग देखें, लोग भूखे उठते तो थे किंतु भूखे सोते नहीं थे। महंगाई बिल्कुल नहीं थी। ईमान के अलावा सब कुछ सस्ता था। और सस्ताई का अंदाजा आप इसी से लगा लें कि फिल्मों में हीरोइनों को पैसा कम मिलता था तो भी कपड़े पूरे पहनते। वाह 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 वाह। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी। आज आडवाणी जी को समझ में आ गया ना कि राम किसी मठ में नहीं, घट में रहते। कितनी खूबसूरती से इस्तेमाल हुए। भाई, राम की सबसे ज्यादा कृपा तो उन्हीं पे होनी चाहिए थी। भक्ति और राजनीति दोनों में अंतर होता है। आडवाणी जी को थोड़ी पता था कि मोदी जी पांव छूने के बहाने जमीन खींच लेंगे। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी, जिनमें महिला पात्रों का रोल भी पुरुष ही किया करते थे। रामलीला वालों का गले मिलने और गले पड़ने का समय अलग अलग होता था। रामलीला मंडली गांव की धर्मशाला में ठहरती थी। हम बच्चे दिन में धर्मशाला में जाकर देखते थे कि गतरात ही एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे। बाली और सुग्रीव साथ साथ ताश पत्ती खेल रहे।
शूर्पणखा मंथरा के लिए चाय बना रहा है, और हर पुरुष की जो घर में औकात है, वो चाहे कितना भी बड़ा व्यंगकार हो, चाहे कितना भी बड़ा विधायक हो। चटाई पर बैठा रावण रात को आरती में आए पैसों का हिसाब मंदोदरी को दे रहा है। यहीं आकर के मंजिल का पता मालूम होता है। वो मोदी जी ने भी एक ही बार कहा था मेरा सीना 56 इंच का है। मैं कहा भैया ब्याह करके पत्नी को भूलने की सुविधा होती तो हमारा भी इतना ही होता। लोग पैदल चलते थे और पदयात्राएं करते थे। कुछ एक के पास साइकिलें होती थी जो 4 रोटियों में 40 का एवरेज देती थी। कारें मोटरसाइकिलें तो छोड़ो, बसें तक गिनती की हुआ करती थी। जहाज और हवाई जहाज तो हम किताबों में देखते थे और कॉपियों के बनाते थे। क्या बात है, क्या बात, क्या बढ़िया सुन रहे हो आप। क्या बात है। याद आती है वे मीटर गेज की कोयले के इंजन वाली गाड़ियां। तय करना कठिन था कि ट्रेन और यात्रियों में कौन किसको ढो रहा है। उनकी स्पीड का तो यह हाल था कि घंटे आध घंटे का सफर होता था तो भी लोग 3 वक्त का खाना बांध कर चलते थे। ट्रेन में चढ़ने में जितना पसीना आता था उतरने में उससे अधिक आता था। यात्री काठ की सीटों पर काठ के उल्लू बने बैठे रहते थे। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। और भारतीय यात्रियों का मनोविज्ञान देखना और ढंग से पकड़ दो तो मुझे बताना भी ढंग से। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। खड़े यात्री भजन पसंद करते थे और जिन्हें सीट मिल जाती थी वे गजल। लोग फरमाइशें करते रहते थे और डफली वाले गाते रहते थे। डफली वालों को पैसा देने का वक्त आता था तब फरमाइशें करने वाले खुद गाने लगते थे। और अगली पंक्तियों पर आपकी फिर तालियां उठेंगी, क्योंकि यात्री को सामान की भी स्वयं ही रक्षा करनी होती थी। अतः खाली हाथ चढ़ते थे तो भी सामान लेकर ही उतरते थे। चिट्ठी पत्री का दौर था। SMS ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। और हमारे एक बड़े शायर हैं उदय प्रताप सिंह जी, जो समाजवादी पार्टी के सांसद थे, आपके साथ रहे पार्लियामेंट में। उनका एक शेर है कि मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। वाह 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 वाह। चिट्ठी पत्री का दौर था। SMS ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। पत्रों में व्याकरण अशुद्ध होते हुए भी आचरण शुद्ध होता था। मैंने तो स्वयं कई बार अपने पिताजी को चरण स्पर्श की जगह आशीर्वाद लिखा है। खत लिखता हूं खून से शाही ने समझना, अर्थात प्रेम पत्र लाल शाही से लिखकर अपने खून से लिखा बताने का रिवाज तब भी था। परिणाम भी वैसा ही निकलता था। जिन्होंने वैसे प्रेम पत्र लिख लिख कर कबूतर उड़ाए थे, आज बेचारे शादीशुदा और तोते उड़े हुए। शादी से याद आया, तब शादियों में व्यर्थ का धूम धड़ाका और दिखावा नहीं होता था। बस 2-4 बाराती बैंड पर बजती बीन की धुन पर नागिन डांस कर लेते थे, क्योंकि तब बीन बनाने के लिए रुमाल ही 2-4 बारातियों के पास होते थे। और सबसे मार्मिक बंद समापन की ओर बढ़ता हूं। बड़ी मोहब्बत दी आपने। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। कुछ भी कहो, प्रधानमंत्री के मन की बात से रेडियो के अच्छे दिन आए। पहले बार जब मन की बात की रेडियो पे, तो राष्ट्रपति ओबामा ने अमेरिका से बधाई दी कि मोदी जी आज तो आपको रेडियो पे देखा। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। व्यक्ति बंदूक भले ही बिना लाइसेंस के रख सकता था, किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था। बिना लाइसेंस का रेडियो बजाना अपराध था, जो पोस्ट ऑफिस में रिन्यू कराना पड़ता था। रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था। याद आते हैं अमीन सयानी का बिना का गीतमाला, जसदेव सिंह की हिंदी कमेंट्री, कृष्ण कुमार भार्गव, देवकी नंदन पांडे और रामानंद प्रसाद सिंह के समाचार। अब आपकी मोहब्बत मिलेगी। गर्दन झुकाकर BBC तो ऐसे सुनते थे जैसे आज BBC सुनते। वाह 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 वाह। जिस तरह से आप टूट के अपने विधायकों और नेताओं को जो मोहब्बत देते हो, ये जज्बा बना रहने चाहिए। समय आता है। संतोष आनंद जी के गीत की एक पंक्ति है कि मौसम में तो आ जाता है कांटों पे भी सबाब। वाह। तो परिस्थितियां होती हैं इस तरह की। ये पंक्तियां अपने साथ ले जाना, समापन पर तालियां बजा देना, वरना पूरा लेख फिर शुरू कर सकता हूं। सच है गन्ने का रस सूख जाए तो वह लाठी रह जाता है। तब हमारा जीवन कछुए की तरह था, आज हम खरगोश की तरह दौड़ रहे हैं, अर्थात भाग सब रहे हैं और पहुंच कोई नहीं रहा। वाह 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 वाह। बड़ी मोहब्बत दी आपने। मैं पुनः संजय शर्मा जी को जन्मदिन की बधाई देता हूं। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, निखरा जी इतनी दूर से आए, मैंने फोन कर दिया था, मैं आपका बड़ा
ये जो बड़प्पन है, हमने 2 दिन बड़े गुजारे, वो याद आते हैं, जीवन भर याद आएंगे। वो भी एक अद्भुत क्षण था। संजय शर्मा जी, पुनः आपको बधाई और शुभकामनाएं। आपके फैंस क्लब को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और इतना ही कहना चाहूँगा कि सच्चा है अपना प्यार तो फिर क्या ही जहाँ के डर, गुलबन के गुलिस्ताने वफा में खिलेंगे हम, और अब बिछुड़ रहे हैं तो रंज मत करो, अगली बहार आई तो फिर से मिलेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय भैया प्लीज कृपया कृपया संजय भैया अपनी जगह पर बैठे रहे, राधा कृष्णन को लेने के लिए आ रहे हैं। 2 मिनट के लिए संजय भैया अपनी जगह पर कृपया बैठे रहे। लो। हेलो, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि 2 मिनट अपने जगह पर आप सभी बने रहें। आसमान से खुश एक खास अवतार हम सभी के बीच आदरणीय संजय शर्मा जी, और इसी अवतार को लेने के लिए राधा कृष्ण जी एक बहुत ही प्यारी सी एंट्री के साथ मैं हम सबकी तरफ से इस अच्छे कार्यक्रम के लिए आदरणीय हमारे बड़े भाई माननीय संजय शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो हम सबके लिए 2 शब्द इस मंच के माध्यम से कहें। आदरणीय भैया। भाई पार्वत शर्मा जी, उनके सभी साथी, हमारा हमारे सभी साथियों ने यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा है। हम सबको साधुवाद देते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं, और आपका स्नेह आशीर्वाद ऐसा बना रहे। मानवंदा हम प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में जब भी कोई हमारे लायक ऐसा काम आए और आप आदेश करेंगे, आपके साथ हम पूरे समय कंधे से कंधा मिलाकर 24 घंटे साथ में है। जैसा संपत जी ने बड़े अच्छे तरीके से आपको बताया है इस देश में क्या हो रहा और क्या होना चाहिए। यहाँ पर उपस्थित सभी बहुत समझदार लोग हैं। निश्चित ही समय परिवर्तन बहुत जल्दी होने वाला है और आप सबके मन की बात होगी। अभी आपने दूसरे के मन की बात सुनी है, तो आपके मन की बात और मन का काम करने का समय आ रहा है। आप सब इतने समय तक उपस्थित रहे। आज सब आपका आशीर्वाद स्नेह जो मिला, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। वो सभी आए लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी प्रकार से आने वाले समय में और आपका स्नेह आशीर्वाद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।